जय हिंद हमारे सभी प्यारे बच्चों को। जैसा कल हमने आपको 200 क्वेश्चन केमिस्ट्री के बताए थे और 300 क्वेश्चन छूट गए थे, क्योंकि मैंने कहा था कि 500 क्वेश्चन की सीरीज होगी और वो सभी 500 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जो कि आपके नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर हो, क्लर्क का पेपर हो, सभी में वो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपका। अगर आपने ये 500 क्वेश्चन पूरे पूरे पढ़ लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है। तो आइए देखते हैं आखिर वो कौन से 300 क्वेश्चन है जो रह गए थे। आपको वन लाइनर क्वेश्चन करा रहे हैं। इसके बाद कल जो रहेगी वो आपकी पीपीटी रहेगी, जिसमें आपको चारों ऑप्शन सॉल्व कराए जाएंगे। तो आइए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और टोटल आपको 500 क्वेश्चन हम पूरे कराने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 201 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। सभी जानते होंगे नमक को, हर एक के घर में यूज होता है। बिना नमक के कोई ना सब्जी बनती है ना कुछ। तो नमक का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड होता है। और इसका अगर पूछ दिया जाए कि किससे डिनोट करते हैं तो NaCl, NaCl कहा जाता है इसको, नमक को। दूसरा, नमक के अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है। ये यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया गया है। नमक के अम्ल का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड ही होता है, NaCl भी होता है। चलिए, NaCl में कौन सा बंध होता है। आपने देखा होगा Na जो होता है वो पॉजिटिव होता है और क्लोरीन जो होती है एक ऐसी माइनस होता है। तो इनमें जो बंध बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बंध। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, आयनिक बंध बनता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG किसका मिश्रण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG होता है वो किसका मिश्रण होता है। तो ये होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। याद रखिएगा बच्चों, LPG फुल फॉर्म पूछा जाता है। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम और गैस। मिश्रण किसका होता है, तो ये होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण। कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CdNO3 का होल ट्वाइज। सोडियम बाई कार्बोनेट का साधारण नाम क्या होता है। सोडियम बाई कार्बोनेट का जो साधारण नाम होता है उसको दूसरे नाम से जाना जाता है बेकिंग सोडा के नाम से। नेल पॉलिश रिमूवर में क्या होता है। आपने देखा होगा जो लड़कियां नेल पॉलिश यूज करती हैं तो अक्सर आज लाल लगा रहे हैं, कल पीली लगा रहे हैं, तो उसका एक रिमूवर आता है। उस पे आखिर क्या मिला होता है, तो वो मिला होता है एसीटोन। एसीटोन के कारण वो नेल पॉलिश जो होती है वो तुरंत छूट जाती है। तीसरा है, हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड का साधारण नाम क्या होता है। इसको बोलते हैं ब्लीच तरल। हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड का जो साधारण नाम होता है वो होता है ब्लीच तरल। मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3OH। एस्टिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3COOH। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एस्टिक एसिड के बारे में। तो एस्टिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। सोडियम टेट्राबोरेट टेकाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या होता है, इसे बोला जाता है बच्चों बोरेक्स। अमोनियम क्लोराइड को किस साधारण नाम से जाना जाता है, तो इसको साधारण नाम है नौसादर नमक। अमोनियम क्लोराइड कभी कभी पूछ देता है अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है NH4Cl। इसको किस और नाम से जाना जाता है, तो नौसादर नमक से। सल्फ्यूरिक अम्ल को किस साधारण नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है गंधक के नाम से। परमाणु बंध क्यों बनते हैं। परमाणु बंध जो बनते हैं ये स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए बनते हैं आपके। लेड सल्फाइड PbS को किस साधारण नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है गैलेना के नाम से। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4।
Na2SO4, ये होता है आपका सोडियम सल्फेट। सुक्रोज को किस साधारण नाम से जाना जाता है? तो सुक्रोज का जो सूत्र होता है C12H22O11, ये होता है हमारा सुक्रोज। एथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एथिल एल्कोहल, इसी को जाना जाता है एथिल एल्कोहल के नाम से। तो एथिल एल्कोहल जो होता है वो हमेशा ऐसे लिखा होता है C2H5OH, ये होता है हमारा एथिल एल्कोहल। मेथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मेथेन का रासायनिक सूत्र होता है बच्चों CH4, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे 4 होगा। मेथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH4। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH को साधारण नाम से जाना जाता है बच्चों, इसको जाना जाता है कास्टिक पोटास के नाम से। याद रखिएगा, अगर पूछ दे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है तो ये होती है कास्टिक पोटास। सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये होता है Na2H2O3.5H2O। जिंक ऑक्साइड को किस साधारण नाम से जाना जाता है? तो ये होती है चाइना हवाइट, इसी को बोलते हैं जिंक ऑक्साइड अर्थात ZnO। तो जिंक ऑक्साइड को किस साधारण नाम से जाना जाता है? तो चाइना हवाइट के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा गया है कई बार। बालू का रासायनिक नाम क्या होता है? बालू को कहते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। आंसू गैस का घटक कौन होता है? तो आंसू घटक का होता है क्लोरोपिक्रिन। परमाणु घड़ी किसके ट्रांजिशन पर आधारित होती है? तो परमाणु घड़ी जो होती है वो सीजियम पे आधारित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे अगर कभी भी पूछ दे कि जो परमाणु घड़ी होती है वो किसके ट्रांजिशन पर आधारित होती है, तो ये सीजियम पे आधारित होती है। भारी पानी का कौन से गुण होते हैं? देखिए, पहला गुण जो होता है, जो भारी पानी का घनत्व जो होता है वो साधारण पानी से अधिक होता है। पहला तो ये हो गया। और दूसरा क्या होता है, जो भारी पानी होता है उसका हिमांक जो होगा वो साधारण पानी से अधिक होता है। तो आप समझ गए, घनत्व और हिमांक, ये दो चीजें होती हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, सभी को पता होगा कि जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है पानी क्या होता है, बर्फ बन जाता है। तो वही होगा, सारा जो पानी होता है वो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे प्रकाश में रूपांतरित हो जाती हैं। किस में रूपांतरित हो जाती हैं? प्रकाश में रूपांतरित हो जाती हैं। टेट्रा एथिल लेड क्या होता है? ये अपस्फोटरोधी होता है, यौगिक होता है, जिसको बोलते हैं एंटीनॉक कंपाउंड। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत पूछा जाता है कि सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग होता है, तो ग्रेफाइट का होता है। किसी व्यक्ति को गोली लगने पर अगर गोली तुरंत नहीं निकाली जाती है तो किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है? वो होता है आर्सेनिक। आपने देखा होगा, आपकी गोली लग गई, अगर उस गोली को आधे घंटे 1 घंटे में नहीं निकाला गया तो क्या होता है, आपके पूरे शरीर में जहर फैल जाता है। वो जहर आखिर क्यों होता है? तो वो जो जहर फैलता है वो आर्सेनिक के कारण आपके शरीर पे फैल जाता है। सीमेंट की खोज किसने की थी? ये की थी जोसेफ आस्पदीन ने। तो पूछा जाए कि सीमेंट की खोज किसने की थी, तो जोसेफ आस्पदीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। ये तीनों क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या कहते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23।
ये होती है आवोगाड्रो संख्या। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ग्राम में कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.10 इंटू 10⁻⁻28। इसको इस तरह बच्चों लिख सकते हैं 10⁻⁻28 ग्राम। ये थोड़ा मिस्टेक हो जाती है उसके लिखने में। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज बच्चों रदरफोर्ड ने की थी। कार्बन के 12 ग्राम एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो ये होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये की थी जेम्स चैडविक ने। चैडविक ही लिखा होता है, लेकिन कहीं के अगर पूरा नाम लिखा हो तो इनका पूरा नाम जो था वो था जेम्स चैडविक। तो आप लोग समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? वो की जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? वो की रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? वो की जेम्स चैडविक ने। इन तीनों में से एक आपका जरूर पूछा जाता है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान ग्राम में कितना होता है? तो एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? वो भी यही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है वो हमारी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या अगर कभी आपसे पूछ दे कि आपको द्रव्यमान संख्या निकालना है तो आप क्या करोगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का क्या कर दोगे? योग कर दोगे, तो आपकी द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। और किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही हमारी परमाणु संख्या होती है। हाँ, उसी का था बच्चों, मैंने बताया था। मोसले के आवर्त सारणी में परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? तो बेटा बढ़ता है। मोसले की जो आवर्त सारणी है उसमें परमाणु का जो आकार होता है आप वर्ग में जब भी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होता है? बढ़ता है। याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में विद्युत धनात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? इसमें भी क्या होता है? बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में विद्युत धनात्मकता वर्ग में बाएं से दाएं आने पर क्या होती है? अगर हम यहां पे धनात्मकता की बात करेंगे, अगर हम धनात्मकता की बात करेंगे तो धनात्मकता जो होती है वो क्या होती है? घटती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त की संख्या टोटल होती है 7। जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं समन्यूट्रॉनिक। बहुत पूछा जाता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहा जाता है समन्यूट्रॉनिक। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 9। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त का पहला सदस्य कौन होता है? तो ये होता है हमारा हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है? तो ये होती हैं क्षार धातुएं होती हैं और इसी में अपवाद होता है हमारा हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है लेंथेनाइट श्रेणी। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एक्टिनाइट श्रेणी। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? तो ये होती है क्लोरीन की।
मोसले के आवर्त सारणी में परमाणु का आकार वर्ग में बाएं से दाएं आने पर क्या होता है? तो बाएं से दाएं आने पर क्या होता है बच्चों? घटता है। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन रहेगा? ये वाला रहेगा कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसमें होती है? तो वो होती है क्लोरीन में। किसी क्रिस्टल के आयन को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो इसको बच्चों बोला जाता है चालक ऊर्जा। कोई भी क्रिस्टल है उसका अगर एक आयन एक दूसरे से हम अनंत दूरी तक अलग करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा लगती है उसको कहा जाता है चालक ऊर्जा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? तो वो जो होती है फ्लोरीन की होती है। आवर्त सारणी में मौजूद निष्क्रिय गैसों का गलनांक होता है वो बच्चा निम्न होता है। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता तक के बीच काफी अंतर हो तब उनके बीच कौन सा बंध होता है? बच्चा आयनिक बंध होता है। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता तक के बीच सिर्फ अंतर हो तो उनके बीच कौन सा बंध होगा? तो इनके बीच होता है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। आवर्त सारणी में वर्ग 7a के तत्वों का गलनांक कितना होता है? तो इनका गलनांक जो होता है ये उच्च होता है। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता तक के बीच अंतर शून्य हो तब उनके बीच कौन सा बंध होता है? तो ये होता है सहसंयोजी बंध होता है। जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रैखिक अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच में बंध को क्या कहते हैं? तो जब करेंगे तो उसको कहते हैं सिग्मा बंध। आपने देखा होगा सिग्मा को कई रूप से ऐसे भी सिग्मा बना दिया जाता है और कई तरह से बनता रहता है। तो हाइड्रोजन बंधन सिर्फ किस में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन जो बंध होता है क्लोरीन में, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिकों में आपका पाया जाता है। तो पूछ दिया जाए हाइड्रोजन बंध किस में पाया जाता है? तो फ्लोरीन में भी पाया जाता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिकों में। विद्युत ऋणात्मकता परमाणु या मूलक कण का अनुपात बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग या धनावेश का बढ़ना क्या कहलाता है? इसको बच्चों कहा जाता है ऑक्सीकरण। जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तथा दूसरा उसे ग्रहण करता है इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है रेडॉक्स अपक्रिया। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह क्या कहलाता है? वो ऑक्सीकारक कहलाता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो कहलाता है ऑक्सीकारक। जब दो परमाणु ऑर्बिटलों के पास और अतिव्यापन होता है तो इससे निर्मित बंधन को क्या कहते हैं? ये बनता है पाई बंध। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है अवकारक। अम्ल का जली विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। लाल। अम्ल का जली विलयन नीले लिटमस को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। जब भी एसिड डालेंगे, क्या डालेंगे? एसिड वाले पे डालेंगे तो जो हमारा नीला लिटमस होगा वो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेव में बच्चा पाया जाता है आपका मैलिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। अम्ल जल में घुलकर क्या देता है? तो ये देता है H+। सोने व चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो इसमें प्रयोग होता है नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल का अगर सूत्र आपसे पूछ दिया जाए तो ये होता है HNO3। तो सोने व चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो वो होती है हमारा नाइट्रिक अम्ल। और अम्ल जो होता है जल में घुलकर क्या देता है? तो H+ आयन देता है। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहा को किससे साफ किया जाता है? तो यह साफ किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के द्वारा।
कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल का। कपड़े में जो जंग के धब्बे लग जाते हैं, अगर उनको हम साफ करना चाहते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और लोहे पर जस्ते की जो परत चढ़ाई जाती है, उसमें लोहा को जो साफ किया जाता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के द्वारा किया जाता है। सोडा बार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बनिक अम्ल। खाना पचाने में कौन सा अम्ल का उपयोग होता है? तो यह होता है HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3:1 के अनुपात की मिश्रण को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है अम्लराज। इंग्लिश में कहा जाता है एक्वा रेजिया। बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि HCl एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल, मतलब समझे बच्चों, HCl प्लस HNO3, इसका जो मिश्रण होता है ये होता है 3:1 का मिश्रण होता है। इसी को बोला जाता है अम्लराज या एक्वा रेजिया। सोना और प्लेटिनम को गलाने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है? वो यही होता है हमारा अम्लराज, एक्वा रेजिया के द्वारा ही सोना और प्लेटिनम को गलाया जाता है। वह कौन सा यौगिक है जो अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण एवं जल देता है? तो वो बच्चा होता है हमारा क्षार। क्षार का जली विलयन लाल लिटमस को कैसा कर देता है? ये कर देता है नीला। तो याद रखिएगा बच्चा, जो अम्ली होता है वो लाल को क्या कर, नीले को क्या कर देता है? लाल कर देता है। लेकिन जो क्षारी होता है वो लाल को क्या कर देता है? नीला कर देता है। इतना सा आपका अंतर होता है और दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका उदाहरण होता है? तो यह उदाहरण होता है क्षार का। जल को मृदु बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यह किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। जल को जितना सॉफ्ट बनाना होगा उतना ज्यादा हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। गारा एवं प्लास्टर बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो उसमें भी बेटा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल। साबुन बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? उसमें भी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसी को बोलते हैं कास्टिक सोडा। जितना ज्यादा कास्टिक सोडा होता है, चाहे वो साबुन हो या हम मकान का निर्माण कर रहे होते हैं, सभी में सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। कारखानों को साफ करने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में तथा दवा बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो उसमें भी किसका इस्तेमाल होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। चाहे वो कपड़ा बन रहे हो, कागज बनाया जा रहा हो, दवा बनाई जा रही हो, सभी में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। घरों में चूना पोतने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? यह होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पेट की अम्लता दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? यह किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बारूद बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? यह होता है पोटेशियम नाइट्रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बारूद बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो वो होते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 8.4। शराब का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 2.8। बहुत पूछा जाता है शराब का पीएच मान। तो शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8 होता है। वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम होता है तो वह कौन सी वर्षा कहलाती है? ये कहलाती है अम्लीय वर्षा। मैंने बताया था ना कि अम्लीय वर्षा ज्यादातर कहां होती है? जहां रिफाइनरी वगैरह ज्यादा होती है। जैसे अगर यूपी में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा होती है मथुरा में। क्यों? क्योंकि मथुरा में रिफाइनरी ज्यादा होती है और उसका जो कारण होता है अम्लीय वर्षा का H2SO4 होता है। वो जाके हवा में जम जाता है, जब बारिश होती है तो वो नीचे आ जाता है, जिससे क्या होते हैं? शरीर में फफोले पड़ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो अम्लीय वर्षा होती है कहां पे होती है? वो मथुरा में होती है। तो अम्लीय वर्षा का कारण समझे, वर्षा के जल का पीएच मान अगर 5.6 से कम होता है तो वह कौन सी वर्षा कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है।
दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? ये कहलाता है बच्चा विलयन। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी कभी पूछ देगा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो वो पाया जाता है टाइलिन। बहुत पूछा जाता है बच्चों कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो टाइलिन एंजाइम होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 होता है। चीनी और पानी में कौन विलेय है और कौन विलायक? बेटा चीनी जो होता है वो विलेय होता है और पानी जो होता है वो विलायक होता है। याद रखिएगा, विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। समझ में आया? जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय कहते हैं। द्रव में ठोस का विलयन का एक उदाहरण कौन सा है? पारा में लेड का विलयन। अगर कभी आपसे पूछ दे कि द्रव में जो ठोस का विलयन होता है वो क्या होता है, तो आप देखिएगा पारा में जो लेड का विलयन होता है वो यही होता है। वास्तविक विलयन में पदार्थ विलेय के कणों को आकार कितना होता है? तो इसका जो व्यास होता है वो 107 सेंटीमीटर से कम होता है। कोलाइडी विलयन में पदार्थ विलेय के कणों का आकार कितना होता है? तो इसका व्यास 107 से लेके 105 सेंटीमीटर के बीच में होता है। पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी आपको पढ़ते रहना है। गैस में ठोस का विलयन का एक उदाहरण है आयोडीन का विलयन वायु में। आयोडीन आप ले लीजिए, उसका विलयन कहां पे ले लीजिए? वायु में ले लीजिए। तो ये गैस में ठोस का विलयन का एक अपेक्षाकृत आपका उदाहरण होता है और बेस्ट होता है। ध्रुवों में गैस का परिक्षेपण क्या कहलाता है? ये बच्चों झाग कहलाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में कौन सा रंग का होता है? तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है अम्लीय विलयन में गुलाबी रंग का होता है। तो आपने देखा ये 200 से 300 क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको पूरे कंप्लीट। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। पानी दे। चलिए, मिथाइल ऑरेंज में क्षारीय विलयन में कौन सा रंग का होता है? तो ये होता है पीले रंग का। फिनाइल थेलिन क्षारीय विलयन में कौन से रंग का होता है? तो ये जो होता है गुलाबी रंग का होता है। फिनाल्पथेलिन अम्लीय विलयन में कौन से रंग का होता है? तो ये रंगहीन होता है। फिनॉल्पथेलिन, जब भी आप फिनाल्पथेलिन की बात करेगा तो ये अम्लीय विलयन में जो होता है कैसा होता है? रंगहीन होता है। अगर उदासीन विलयन की बात करते उसमें भी कैसा होता है? ये रंगहीन होता है। मिथाइल ऑरेंज उदासीन विलयन में कौन सा रंग का होता है? तो ये नारंगी रंग का होता है। अगर लिटमस की बात करें कि उदासीन विलयन में कौन से रंग का होता है, तो ये कैसा हो जाता है? बैगनी हो जाता है। तो याद रखना, मिथाइल ऑरेंज उदासीन विलयन में कैसा होगा? नारंगी होगा। अगर लिटमस की बात करेगा तो उदासीन विलयन में लिटमस कैसा हो जाएगा? तो ये बैगनी हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो। कार्बन को आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो इसे रखा गया है 4th ए वर्ग में। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछ देता है कि कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो आखिर कितनी होती है। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न होते हैं वे क्या कहलाते हैं? उनको बोला जाता है अपरूप या अपरूपता। हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक होता है? तो ये होती है ग्रेफाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हीरा और ग्रेफाइट में
कौन विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट होती है। ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो यह होता है 2.2। काला शीशा किसे कहा जाता है? काला शीशा कहा जाता है ग्रेफाइट को। अपरूपता का एक प्रमुख उदाहरण कौन सा होता है? यह होता है हीरा एवं ग्रेफाइट। ये तीनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। काला शीशा किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को कहा जाता है। अपरूपता का एक प्रमुख उदाहरण कौन सा होता है? तो हीरा एवं ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो वो भी कितना होता है? 2.2 होता है। अगर पूछ दे कि शुद्ध हीरा किस रंग का होता है, तो बच्चों ये होता है रंगहीन। शुद्ध हीरा का कोई भी रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है वो बिल्कुल। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा होता है। बिल्कुल जैसा उसको कहा जाता है कि कहते नहीं, लोग कह देते हैं अक्सर गांव में, अरे तुम तो यार बिल्कुल हीरा हो। तो हीरा का मतलब होता है, हीरा कोई आम जनमानस में नहीं मिल जाता है आपको, उसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके आपको हीरा मिलता है। शीशा काटने में किस हीरे का इस्तेमाल किया जाता है? तो बच्चों ये होता है काला हीरा, जिसको बोलते हैं बोर्ड। CnH2n+2 में N जो होता है किस चीज को दर्शाता है? तो N दर्शाता है कार्बन परमाणुओं की संख्या। इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ दे इस तरह, पहली बात तो इसको लिखा जाता है CnH2n+2 में जो N होता है वो किसको दर्शाता है? तो N जो दर्शाता है कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। एल्केन के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? एल्केन के मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बच्चों C6H6। ये हमारा क्या होता है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए बेंजीन। बेंजीन बहुत पूछा जाता है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो C6H6। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2। ये होता है एल्केन हमारा। एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बच्चों होता है CnH2n-2। ये हमारा क्या होता है? एल्काइन होता है। जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है, उनको हम कहा जाता है समावयता। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? समवयता बोला जाता है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं आइसोमेरिज्म। जब एक ही यौगिक को दो अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़े अणु को बनाते हैं, तब इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? जब दो अथवा दो से अधिक अणु संयुक्त होकर बनाते हैं तो उसको कहा जाता है बहुलीकरण अर्थात पॉलीमेरिसेशन। पॉलीएस्टाइरिन का उपयोग किस काम में होता है? यह होता है एसिड रखने की बोतल, सेलों के कवर आदि में। बरसाती सीट, फिल्म तथा पतली चादर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यह किया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का। एथिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H4। स्टार्च एवं सेलुलोज किसके उदाहरण होते हैं? तो ये उदाहरण होते हैं प्राकृतिक बहुलक को। इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल पॉलीमर। बहुत पूछा जाता है बच्चों इसको। रेडियो, टेलीविजन आदि के केस बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जो होती है बेकेलाइट होती है। जो बेकेलाइट प्लास्टिक होती है वो रेडियो, टेलीविजन आदि का जो पूरा ऊपर का जो कवर होता है उसको बनाने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो बेकेलाइट का यूज करते हैं। प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है वल्कनीकरण। इंग्लिश में कहा जाता है वल्कनाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है वल्कनीकरण। प्राकृतिक रबड़
काफी मुलायम होते हैं, इसे कठोर ट्यूब, टायर आदि बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसको मिलाया जाता है कार्बन। आपने देखा होगा कि चाहे वो टायर हो या ट्यूब हो, उसमें आपका काला कालापन जरूर छूटता है। वो इसी कारण से होता है कि उसमें क्या मिला होता है? कार्बन मिला होता है। विद्युत तार, कन्वेयर बेल्ट तथा खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने के लिए किस रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये होती है संश्लिष्ट रबड़। उसमें क्या मिलाई जाती है? तो वो होती है संश्लिष्ट रबड़। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंथेटिक रबड़। पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल किस लिए होता है? तो ये होता है मोमबत्तियां एवं जलरोधी बनाने में। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को क्या कहते हैं? इसको रियान बोला जाता है। ईंधन के रूप में पेट्रोल की गुणवत्ता किस संख्या से मापी जाती है? ऑक्टेन संख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नर्सिंग वाले बच्चों आपके लिए, क्लर्क वाले बच्चों आपके लिए, कि ईंधन के रूप में पेट्रोल की गुणवत्ता किस संख्या से मापी जाती है? तो वो होती है हमारी ऑक्टेन संख्या। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजन में ठोस ईंधन के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है थाइकोल रबड़। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? बच्चों ये होता है एंथ्रासाइट कोयला। जो एंथ्रासाइट कोयला होता है उसमें सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कितने परसेंट होती है अगर पूछ दे? तो 85% होती है। किस कोयले में? तो ये होता है एंथ्रासाइट कोयला। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है? तो ये होता है बच्चों पीट कोयला। तो सबसे ज्यादा कोयला जो कार्बन होता है वो किस में पाया जाता है? एंथ्रासाइट कोयला में। और सबसे कम कार्बन किस में पाया जाता है? पीट कोयला में। लिग्नाइट और बिटुमिनस किस प्रकार के हैं? ये दोनों उदाहरण हैं कोयले के। चाहे वो लिग्नाइट हो या बिटुमिनस हो, ये दोनों जो भाग होते हैं ये कोयले के ही होते हैं। प्राकृतिक गैस में कितना प्रतिशत हाइड्रोकार्बन होता है? बच्चों 95% होता है। अगर आपसे पूछ दे कि प्राकृतिक गैस में कितना प्रतिशत हाइड्रोकार्बन होता है, तो टोटल आपका 95% होता है। गोबर से निर्मित गैस को क्या कहते हैं? मीथेन गैस कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गोबर में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो वो होती है मीथेन गैस होती है। इसका सूत्र क्या होता है? CH4। प्रोड्यूसर गैस में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। कितने परसेंट पाई जाती है? 70% पाई जाती है। याद रखिएगा बच्चों, ये जो आपका सेशन चल रहा है ना, ये पूरे 500 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आने वाले हैं अगर आपका पेपर टफ होता जाएगा तो। जिस तरह ये 500 हम वन लाइनर आपको करा रहे हैं, इसी तरह आपको 500 हम फोर्थ ऑप्शनल कराएंगे। वो 500 अगर आपने पढ़ लिए तो फिर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और आज से जो 15 से 20 दिन का आपको समय मिलने वाला है, इसमें आपकी रेगुलर क्लासें आती रहेंगी। कभी ऑफलाइन आएंगी, कभी ऑनलाइन आएंगी, कोई रिकॉर्डेड वीडियो आएंगे। मतलब आपको प्रॉपर वे पे, इसी तरह आपको बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसी तरह आपको फिजिक्स के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप ये वीडियो ही केवल अगर पढ़ते रहोगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस का ऊष्मीय मान कितना होता है? तो ये होता है 1100 से लेके 1750 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। जल गैस का ऊष्मामान कितना होता है? तो ये होता है 2500 से 2800 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। सिगरेट लाइटर में किस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है बच्चों ब्यूटेन का। किस धातु का ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है? तो ये होती है सीसा की। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है मिथाइल कॉप्टेन। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है क्षारीय। कौन ऐसी एकमात्र धातु है जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है? तो बेटा ये होती है क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड धातु ऐसी धातु है जिसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है।
भूपर्वती में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये एल्युमिनियम पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? तो ये 7% पाई जाती है। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? ये होती है प्लेटिनम। प्लेटिनम का कभी कभी प्रतीक चिन्ह पूछ दे तो पीटी। किसी धातु के अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है बच्चा गैंग। जो भी धातु होती है उसमें अयस्क जो होते हैं उनमें अशुद्ध पदार्थ जो मिला होता है उसको गैंग बोला जाता है। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ गैंग को हटाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? इसको बोलते हैं फ्लक्स। गैंग और फ्लक्स के मिलने से बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसको स्लैग बोला जाता है। हिंदी में बोला जाता है धातु मल। कार्बोनेट अयस्क को किसके द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है? बच्चा इस विधि को बोला जाता है निस्तापन। इंग्लिश में बोला जाता है कैल्सिनेशन। सल्फाइड अयस्कों को किसके द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है? तो इसको बोलते हैं भर्जन, अर्थात इंग्लिश में कहा जाएगा रोस्टिंग। ये रोस्टिंग विधि के द्वारा जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उसको हम किस में बदल देते हैं? धातु ऑक्साइड में बदल देते हैं बड़ी आसानी से। तो वो कौन सी विधि होती है? वो भर्जन होती है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रोस्टिंग। पारा को किस संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है? पारा को क्या कहा जाता है? पारा का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है Hg। आपने देखा होगा कभी भी जब भी हमारा बीपी नापा जाता है तो कैसे क्या कहा जाता है? तो 120/80 mmHg। तो mmHg जो लगा होता है वो यही हमारा पारा लगा होता है। चांदी को किसका संकेत है? चांदी को हम Ag से डिनोट करते हैं। लोहा किसका संकेत है? Fe का संकेत होता है। सोना का क्या संकेत होता है? Au होता है। ये भी एक पूछा जाता है, चाहे जनरल साइंस के क्वेश्चन में पूछा जाए या नॉर्मल अगर पूछता है तो जनरल में प्रतीक पूछ देगा कि आयरन का प्रतीक क्या होता है। लोहा को ही क्या कहा जाता है बच्चों? आयरन कहा जाता है। आयरन का प्रतीक क्या होता है? चांदी का प्रतीक क्या होता है? सोना का प्रतीक क्या होता है? तो वो भी प्रतीक मैं भी आपको कराए दे रहा हूं सारे। तांबा की किस सतह पर हरे रंग की परत चढ़ाना तथा चांदी की वस्तुओं को काली हो जाना, ये किसका उदाहरण होता है? तो ये होता है संक्षारण का उदाहरण होता है। जंग लगे लोहे के भार में क्या परिवर्तन आता है? बढ़ जाता है। याद रखना, जब भी लोहे में आपकी जंग लग जाती है तो जो लोहा होता है वास्तविक वजन तो उसका कम हो जाता है, लेकिन अगर वैसे वजन देखा जाए तो उसका वजन बढ़ जाता है। सीसा को किस संकेत कहा जाता है? सीसा को पीबी कहा जाता है। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ का क्या नाम होता है? तो यह होता है फेरिसोफेरिक ऑक्साइड। लौह एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस चीज की परत चढ़ाई जाती है? तो यह परत जो चढ़ाई जाती है वो जस्ते की चढ़ाई जाती है। टंगस्टन को किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसको डब्लू के द्वारा दर्शाया जाता है। लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है यसद लेपन। तांबे का वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करने पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस हरे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो यह बोला जाता है कॉपर कार्बोनेट। टंगस्टन का गलनांक लगभग कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। समझे? अगर टंगस्टन को मुझे गलाना है तो हमको टेम्परेचर कितने डिग्री करना पड़ेगा? 3500 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा। भारत में टंगस्टन का उत्पादन कहां पर होता है? तो यह होती है देगना खान। ये कहां पे है? राजस्थान में है। जिरकोनियम का अयस्क है, यह होता है बेडिले आइट। न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुणों के कारण किन्हें रिएक्टर में उपयोग किया जाता है? यही होती है जिरकोनियम, कैडमियम तथा बोरान की जो छड़ें होती हैं, ये न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने में मुख्य भूमिका आपकी निभाती हैं।
फ्रांसियम किस प्रकार की धातु होती है? तो ये जो धातु होती है रेडियो सक्रिय द्रव धातु होती है। बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है बायराइटा वाटर के नाम से। कौन ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों की उपस्थिति में जलते हैं? उनको बोला जाता है जिरकोनियम। बेरियम मील के रूप में उदर के एक्सरे में किसका उपयोग होता है? तो यह होता है बच्चा बेरियम सल्फेट का। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किस उपस्थिति का कारण निकलता है? आपने देखा होगा जब भी गांव में या आप दीपावली में जब भी आतिशबाजी करते हैं तो देखा होगा अनार जो होते हैं एकदम हरा रंग निकलने लगता है। वो बच्चा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो उसमें पाया जाता है बेरियम। यही बेरियम की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी का जो रंग होता है वो हरा होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? बेटा ये जो लाल रंग होता है वो आपका स्ट्रोंसियम के कारण होता है। हरा रंग किसके कारण? बेरियम के कारण। और लाल रंग किसके कारण? स्ट्रोंसियम के कारण। कौन से ऐसे धातु हैं जो अपने कम अपक्रिया के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं? वो है चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम तथा बिस्मथ। ये 5 धातुएं हैं जो अपने कम अपक्रिया के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कौन कौन से? चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम और बिस्मथ। कौन सी धातु उत्कृष्ट धातु के रूप में जानी जाती है? सोना, चांदी, प्लेटिनम तथा मरकरी। कौन सी धातु विद्युत धारा का प्रवाह में सबसे अधिक प्रतिरोध करते हैं? वो होती है पारा व लोहा। एल्यूमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण कब हुआ था? यह हुआ था 1827 ईस्वी में। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम क्या होता है? पोटेशियम यूरेनी वेडे। धातु में सबसे अधिक आघात वर्ग कौन सा धातु होता है? यह होता है सोना तथा चांदी। पनडुब्बी जहाज में तथा अस्पताल आदि में बंद हवा को शुद्ध करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? यह किया जाता है सोडियम परा ऑक्साइड का। रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है, यह एक्टिनाइड होता है। विश्व प्रसिद्ध एफिल टॉवर का आधार किस चीज का बना है? वो बना है स्टील व सीमेंट का। आप जानते होंगे एफिल टावर जो है ये कहां पे है? फ्रांस में है। जो आपका एफिल टावर है ये कहां पे है? फ्रांस में है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। तो एफिल टावर जो है इसका जो आधार है किसका बना हुआ है? तो ये बना हुआ है स्टील व सीमेंट का। थूलियम का संकेत क्या होता है? बेटा थूलियम जो होता है उसको टीएम के द्वारा डिनोट करते हैं। कैडमियम का एस्क क्या होता है? यह होता है ग्रीनोकाइट। रेडियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? पिच ब्लेंड से किया जाता है। पिच ब्लेंड से ही रेडियम का निर्माण होता है। पिच ब्लेंड से ही रेडियम को निकाला जाता है। मैडम क्यूरी ने सर्वप्रथम रेडियम का निष्कर्षण किससे किया था? इसी पिच ब्लेंड से किया था। किस धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है? तो यह होती है सेलेनियम। अधिकांश संक्रामक धातु और उनके यौगिक होते हैं, ये बच्चा रंगीन होते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट को और किस नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं पर्ल एस के नाम से। वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? तो यह होता है पैलेडियम का। विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो यह बनी होती है नाइक्रोम की। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? यह है निकिल, क्रोमियम और आयरन का। क्रोमियम अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है? क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। बारूद में सबसे अधिक क्या होता है? तो बारूद में पाया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट, इसी को बोलते हैं KNO3। पैबिट धातु किसका मिश्रण होता है? यह होता है
टीन, एंटीमनी तथा तांबा का। अगर पूछ दे कि बेबिट धातु जो होती है वो किसका मिश्रण होती है, तो ये मिश्रण होती है टीन, एंटीमनी तथा तांबा का। ब्रिटेनिया धातु किसका मिश्रण होता है, एंटीमनी, तांबा व टिन का। किस धातु का उपयोग रक्षा उत्पादन तथा नाभिकीय रिएक्टरों में होता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइटेनियम। अगर आपसे पूछ दे कि किस धातु का उपयोग रक्षा उत्पादन में किया जाता है, तो वो कौन सी धातु होती है, टाइटेनियम होती है। किसका इस्तेमाल जलरोधी कपड़े तैयार करने में किया जाता है, यह होती है एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड। जो जलरोधी कपड़े होते हैं उन सभी में जो इस्तेमाल की जाती है एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड। सबसे अधिक शुद्ध लोहा होता है, यह पिटवा का लोहा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि सबसे अधिक शुद्ध लोहा कौन सा होता है, तो यह होता है हमारा पिटवा लोहा। आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम क्या अपक्रिया का उपयोग किस काम में किया जाता है। आपने देखा होगा रेल की पटरी एवं मशीन के जो पुर्जे की दरारों को जोड़ने के लिए होता है, उसमें आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अपक्रिया का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो ये एसिटिलीन गैस होती है। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है, परंतु अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो इसको बोलते हैं लौहमयता। इस इंग्लिश में बोल देते हैं सिडेरोसिस। कहां की आदिवासियों में सबसे अधिक लौहमयता का रोग पाया जाता है, यह अफ्रीका में होती है। बाटू बाटू एक जनजाति पाई जाती है, आदिवासी होते हैं ये, इनमें लौहमयता पाया जाता है। लौहमयता क्या होता है कि आपने देखा होगा छोटे छोटे एकदम दाने टाइप के होते हैं, तो ये ज्यादातर जो रोग पाया जाता है अफ्रीका में पाया जाता है। किसका उपयोग चूहा विष के रूप में होता है, तो ये होता है जिंक फॉस्फाइड। जब भी आपके घर में चूहा ज्यादा हो जाए तो जिंक फॉस्फाइड की गोली ले आओ, रख दो, चूहा समाप्त। किसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है, सिल्वर आयोडाइड। आपने देखा होगा एक फिल्म आई थी, ज्यादातर फिल्मों में क्या होता है कि यही कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। उसमें क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड का पानी के साथ इस्तेमाल करके अगर उसको आप कर दो तो ऐसा लगेगा कि जैसे बरसात हो रही हो। तो उसका इस्तेमाल किसका किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर क्लोराइड को और किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है हार्न सिल्वर के नाम से। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेप लगाया जाता है, यही होती है जिंक क्लोराइड। अगर आपसे पूछ दे कि जो आपने देखा होगा कि जो भी आप लकड़ी के फर्नीचर लेते हैं तो उसमें लेप लगा होता है ताकि उसमें लकड़ी वाले जो कीड़े होते हैं ना वो कीड़े ना लगे, वो इसी के कारण होता है क्योंकि उसमें जिंक क्लोराइड का लेप आपका लगाया जाता है। जस्ते का फूल किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्ते का फूल किसको कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड को ही कहा जाता है जस्ते का फूल। टिन की अधिक मात्रा युक्त कांसे को क्या कहते हैं, यह कहा जाता है श्वेत कांसा। टिन की जो अधिक मात्रा होती है उसमें कांसा को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है श्वेत कांसा। फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो यह किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। मतदान देने के बाद मतदाताओं के उंगलियों पर किस चीज का निशान लगाया जाता है, यह लगाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का। आपने देखा होगा कि जब भी आप गांव में वोट डालते हैं तो आपके एक स्याही लगा दी जाती है, वो जो स्याही लगी होती है वो यही होती है आपकी सिल्वर नाइट्रेट। इसी वजह से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि पूछा जा सकता है, क्योंकि सभी के लिए यूजफुल होता है, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो। आप मतदान करने जाओगे तो आपको वो स्याही जरूर लगाई जाती है, तो वो जो स्याही होती है वो किसकी होती है, सिल्वर नाइट्रेट की होती है। हेमेटाइट किसका अयस्क है, ये जो अयस्क होता है लोहे का अयस्क होता है। किस चीज के बने चम्मच में अंडा खाना वर्जित रहता है, क्योंकि अंडे में उपस्थित गंधक से वो प्रतिक्रिया करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है, चांदी। आप कभी भी
चांदी के चम्मच में अगर अंडा रख के खाते हैं तो जो अंडे में उपस्थित गंधक से वो प्रतिक्रिया करके काला रंग का सिल्वर बना देता है, मतलब समझे, उस जगह कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। ट्यूबलाइट में सामान्यतः क्या पाया जाता है, पारा का वाष्प और आर्गन गैस पाई जाती है। पारा को और किस नाम से जाना जाता है, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। जिसको समझ में ना आ रहा हो तो ऐसे समझ लें, क्विक सिल्वर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी के लिए, चाहे जनरल साइंस वाले बच्चे हो या नॉर्मल बच्चे हो, सभी के लिए। पारा को और किस नाम से जाना जाता है, तो क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। सफेद सोना किसे कहा जाता है, बच्चा प्लेटिनम को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सफेद सोना किसे कहा जाता है, प्लेटिनम को कहा जाता है। सोना को कठोर बनाकर आभूषण बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो इसको मिलाया जाता है तांबा या चांदी। सोना को कठोर बनाकर जब हम आभूषण का निर्माण करते हैं तो उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें मिलाया जाता है तांबा या चांदी। बेवकूफों का सोना या झूठा सोना किसे कहा जाता है, आयरन पायराइट्स को कहते हैं, FeS2 को। समझे, बेवकूफों को सोना, जो रोल्ड गोल्ड होता है आपका, इसमें कोई भी गोल्ड नहीं होता, ये क्या होता है, झूठा सोना होता है। वो होता क्या है, आयरन पायराइट्स होता है। वही पूछा गया है कि रोल्ड गोल्ड में आखिर क्या पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आयरन पायराइट्स। सांप द्वारा काट लिए जाने के बाद किस विषरोधी सुई का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब हमारे सांप काट लेता है तो उसके जहर को जहर ही काटता है, तो वो जो जहर हमको दिया जाता है उसका नाम होता है ऑरिक क्लोराइड। ऑरिक क्लोराइड का इंजेक्शन लगाया जाता है, तभी जाके उस शहर सांप का जो जहर होता है वो हमारे शरीर में कम होता है। 2 मिनट वेट लेता हूं। हेलो, कौन सबसे अधिक स्थायी तत्व है जिसका उपयोग कागज पर लिखने में होता है, किसका होता है, शीशे का। बंदूक की गोली बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, लेड आर्सेनिक मिश्र धातु का। तो आपने देखा कि 1 से लेके 200 तक हमने सीरीज अलग कराई थी, और 201 से लेके ये 500 तक की हम आपको सीरीज करा रहे हैं, जिसमें 425 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और 75 क्वेश्चन आपके और हैं। लेड ऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है लिथार्ज के नाम से। रबड़ उद्योग में स्टोरेज बैटरी का निर्माण तथा फ्लिंट कांच बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, तो इसी का इस्तेमाल होता है लिथार्ज का। आशा धातु किसे कहा जाता है, जो आशा की धातु होती है उसको कहा जाता है यूरेनियम का। आपने देखा होगा बड़े बड़े नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं उसमें भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम का। कृत्रिम अंगों के निर्माण में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये जो इस्तेमाल होता है कार्बन सीसा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कृत्रिम अंग जो होते हैं उसके निर्माण में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो कार्बन सीसा का करते हैं। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज किसका बना होता है, तो यह बना होता है लेड और टीन के बने मिश्र धातु का। बेसिक लेड कार्बोनेट और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाना है हवाइट लेड, या इसी को बोलते हैं हिंदी में सफेदा। प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है, ये किस श्रेणी का सदस्य होता है, तो ये सदस्य है एक्टिनाइट श्रेणी का।
यूरेनियम के नाइट्रेट एवं एसीटेट का उपयोग किसमें होता है? तो बच्चों फोटोग्राफी, सभी जानते होंगे कि जो फोटोग्राफी होती है उसमें यूरेनियम के नाइट्रेट एवं एसीटेट का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। भारत में यूरेनियम का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है? झारखंड में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा यूरेनियम भारत में कहां से निकलता है? तो वो कहां से निकलता है बच्चों? झारखंड से। यूरेनियम का उपयोग किस काम में होता है? तो ये होता है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में। अगर पूछ दे कि यूरेनियम का उपयोग किस काम में होता है, तो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किसके अयस्क किस अयस्क किससे किया जाता है? तो बेटा ये किया जाता है पिच ब्लेंड से। यूरेनियम, टाइटेनियम तथा जिरकोनियम की खोज किसने की थी? तो ये की थी मार्टिन हेनरिक क्लाप्रोथ ने। मार्टिन हेनरिक ने यूरेनियम तथा जिरकोनियम की खोज कब की थी? तो ये की थी 1789 में। ये कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए। मार्टिन हेनरिक ने टाइटोनियम की खोज कब की? 1795 में की। बस आप देख लीजिए इनको, सब इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कितने अधात्विक तत्व हैं? बेटा कितने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 22, जिसमें 11 गैसें हैं, एक द्रव है तथा 10 जो होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस होते हैं। अधातु में सामान्यता ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि जो अधातुएं होती हैं सामान्यता ऊष्मा की क्या होती हैं? तो वो क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। वह कौन ऐसा है एक अधातु है जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है? ये कौन होता है? ग्रेफाइट होता है। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम किसके बने थे? प्लूटोनियम के बने थे। आपने देखा होगा बच्चों कि 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान के 2 शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, वहां पे परमाणु बम गिरा दिए गए थे। तो वही पूछा गया है कि जो नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था वो किसका बना था? तो प्लूटोनियम का बना था। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भारी जल अर्थात D2O। भारी जल की खोज किसने की थी? तो यूरे और वाशबर्न ने की थी। कब की थी? 1932 में की थी। जल की अस्थायी कठोरता किस प्रकार दूर किया जाता है? उसमें बुझा चूना और दूधिया चूना डालने से क्या होता है कि जो जल की अस्थायी कठोरता होती है वो पूरी तरह दूर हो जाती है। जल में किस चीज को डालकर उबालने से स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है? तो ये होता है बच्चों सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अगर पूछ दे रासायनिक नाम क्या होता है तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अगर आप सोडियम कार्बोनेट को डालते हैं तो जल की चाहे स्थायी कठोरता हो या अस्थायी हो दोनों दूर हो जाएंगी आपकी। साधारण जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, परंतु भारी जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? यह जमता है 3.8 डिग्री सेल्सियस पर। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ओजोन गैस कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। जो भी ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए आपको सब पता होने चाहिए। संचालक बैटरी में किस प्रकार का अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? यह होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। पूछ दे सूत्र क्या होता है? तो H2SO4। दलहनी पौधे की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडल से किस गैस का स्थिरीकरण करते हैं? तो ये करते हैं नाइट्रोजन का। किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। किस वर्ग के तत्व होते हैं? ये 7वें के ए वर्ग के जो तत्व होते हैं उनको हम क्या कहता है? हैलोजन कहा जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन होता है। कितने परसेंट होता है? 78%। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन ये सभी कौन सी गैसें होती हैं? ये अक्रिय गैसें होती हैं। इन्हीं को कहा जाता है उत्कृष्ट गैस। कौन सी एकमात्र अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो बच्चा वो होती है रेडॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है
अगर आपसे पूछ दे कि कौन सी वो गैस है, अक्री गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो वो हमारी रेडॉन गैस होती है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो बेटा सबसे हल्की गैस हमारी हीलियम होती है। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? तो किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। जब भी हम पेट्रोलियम का शुद्धिकरण करते हैं तो उसमें जो इस्तेमाल होता है H2SO4 होता है, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। आभूषणों को पॉलिश करने में किस यौगिक का इस्तेमाल होता है? तो यह होता है फेरिक यौगिक का। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। श्वेत फास्फोरस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? चूहे मारने तथा दवा बनाने में। सस्ते ईंधन तथा भट्टी गर्म करने में किस गैस का इस्तेमाल होता है? तो यह होती है प्रोड्यूसर गैस। जो प्रोड्यूसर गैस होती है सस्ते ईंधन तथा भट्टी गर्म करने पे इस्तेमाल होती है, और श्वेत फास्फोरस का इस्तेमाल चूहा मारने की दवा बनाने में होता है। बिल्डिंग के कार्य में कौन सा गैस का इस्तेमाल होता है? तो यह होती है जल गैस। सोडा वाटर बनाने में तथा आग बुझाने में किस गैस का इस्तेमाल होता है? तो यह होती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं CO2। जल को शुद्ध करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यह किया जाता है फिटकरी का इस्तेमाल। थर्मामीटर में कौन सी धातु होती है? तो थर्मामीटर में कौन सी धातु होती है बच्चों? पारा होती है। इलेक्ट्रोड बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यह किया जाता है ग्रेफाइट का। तांबा, कांच आदि की सतहों को तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यह होती है हमारी जिंक क्लोराइड। शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यह होता है बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस। सीमेंट उद्योग, टूथपेस्ट तथा दंत मंजन बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यह होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं CaCO3। स्थायी चुंबक बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यह होता है कोबाल्ट इस्पात। कॉपर के शुद्धिकरण में किसका उपयोग होता है? तो यह होता है कॉपर सल्फेट या नीला थोथा का इस्तेमाल। पेट्रोलियम में सल्फर हटाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यह किया जाता है कैल्शियम का इस्तेमाल। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह होता है H2O2। सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? SO2 होता है। कॉपर और निकेल मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनाते हैं? इसको बोलते हैं मोलिल मेटल। इस्पात को उच्च ताप पर गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि क्या कहलाती है? एनीलिंग कहलाती है। कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती? प्लेटिनम, कोबाल्ट, निकल, टंगस्टन और लोहा, ये सभी जो धातुएं होती हैं ये कभी भी अमलगम नहीं बनाती हैं। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH3। बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अमोनियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? NH3। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने कब किया था? 1867 ईस्वी में किया था। बेटा डायनामाइट जो होता है बहुत ही विस्फोटक होता है, और इसका जो आविष्कार किया था वो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और कब किया था? 1867 ईस्वी में किया था। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह क्या मिलाया जाता है? सोडियम नाइट्रेट मिलाया जाता है। टाल्विन का रासायनिक सूत्र क्या है? CHCH3। नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। ट्राई नाइट्रोफिनाल को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है पिक्रिक अम्ल के नाम से। RDX मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। RDX का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको कहा जाता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव।
आरडीएक्स का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम होता है साइक्लो ट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रोमाइन। आरडीएक्स को यूएसए में किस नाम से जाना जाता है? तो साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। कहां पर? अमेरिका में। आपसे पूछ दे कि आरडीएक्स को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? तो साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। आरडीएक्स को जर्मनी में किस नाम से जाना जाता है? तो वहां जाना जाता है हेक्साजोन के नाम से, हेक्सोजन। आरडीएक्स में तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है एल्यूमिनियम चूर्ण। जो आरडीएक्स होता है विस्फोटक होता है, और ज्यादा उसको उत्तेजक मिलाना है तो हम एल्यूमिनियम का चूर्ण मिलाते हैं उसमें। आरडीएक्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से। आरडीएक्स की खोज किसने की थी? तो आरडीएक्स की खोज जो की थी ये हंस हेनिंग ने की थी। ये कहां के रहने वाले थे? ये जर्मनी के रहने वाले थे। हंस हेनिंग ने आरडीएक्स की खोज कब की थी? 1899 ईस्वी में की थी। गन पाउडर को बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ये किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। इंपॉर्टेंट है, गन का जो पाउडर बनता है उसमें किसका इस्तेमाल होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। साधारण कांच किसका मिश्रण होता है? तो ये सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो रेल सोडा एवं क्वार्ट्ज का प्रयोग होता है। गन पाउडर की खोज किसने की थी? तो ये की थी रोजर बैंकन ने। रेशेदार कांच का प्रयोग किस काम में होता है? तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट जो बनती है उसमें आपका रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह किया जाता है निकेल का इस्तेमाल। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह होता है गर्म एल्यूमिना। वह कौन ऐसा एक अधातु है जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है? तो वो होता है हमारा ग्रेफाइट। 3 की अधिक मात्रा युक्त कांसा को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है श्वेत कांसा। पारा को किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है? तो Hg के द्वारा दर्शाया जाता है। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये होता है हमारा क्यूप्रिक क्लोराइड। तो बच्चों ये थे आज के हमारे पूरे क्वेश्चन, 502 क्वेश्चन जो कि हमने आपको केमिस्ट्री के कराए हुए हैं। विश्वास मानिएगा ये आपने पढ़ लिए, इसके बाद करीब 500 क्वेश्चन हमारे 4 ऑप्शनल वाले आने वाले हैं। उनको अगर आपने पढ़ लिया तो चाहे नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर हो, क्लर्क का पेपर हो, जनरल साइंस के जो क्वेश्चन मिक्स पूछे जाते हैं आपके पूरे इन्हीं क्वेश्चनों से फंसने वाला है। तो आपको डेली इसी तरीके के वीडियो अपलोडेड भी मिलते रहेंगे और कल हम लाइव भी आएंगे तो वो लाइव वीडियो आपको डाल दिए जाएंगे कि कितने बजे आने हैं, तो उस हिसाब से आप जुड़ के उसमें अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो हम डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे ताकि आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद।